नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार दुबे एसके दुबे बायोलॉजी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले टर्म पे हम लोग जीव विज्ञान अनुसार पेपर सत्र 2018 के कोड नंबर 376 जीक्यू के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग सेट 4 के बारे में, चौथे सेट के बारे में अध्ययन करेंगे। सत्र 2018 के 376 कोड जीआर के बारे में कि कौन कौन से उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 1-2 नंबर वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग, विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण हैं। ऑप्शन है आपके समरूपता, सेकंड ऑप्शन है अवशेषी अंग, थर्ड ऑप्शन है समजातता, देन फोर पूर्वस्था। यानी विभिन्न कीटों के मुख्य उपांग उदाहरण हैं, यानी कीटों के जो मुख होते हैं, मुख अंग, वह किसके उदाहरण हैं? समरूपता के, एक ही रूप के जैसे, मतलब एक जैसे होते हैं, नहीं तो ये हो ही नहीं सकता है। अवशेषी अंग, यह भी सही नहीं है। तो उसके बाद वाली ऑप्शन 2 बच रहा है, पूर्वस्था और समजातता। तो यहां पे जो ऑप्शन समजातता का मतलब अंग एक हो, मुख का ही हो, किंतु उनकी रूप क्या हो, भिन्न हो, तो ये समजातता का उदाहरण होता है। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जीवों में होने वाले परिवर्तनों में क्या योगदान नहीं देता है? क्या योगदान नहीं देता है? पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, सेकेंड ऑप्शन प्राकृतिक वर्ण, थर्ड ऑप्शन समान वातावरणीय देन फोर ऑप्शन कोई नहीं। जीवों में होने वाले परिवर्तनों में क्या योगदान नहीं
देता है, यानी जीव किसमें अपना योगदान नहीं देता है? उत्परिवर्तन। तो परिवर्तन तो निश्चित तौर पे उनमें होती है, जीवों में परिवर्तन पीढ़ियों के बाद होती रहती है। प्राकृतिक वर्ण, तो प्राकृतिक वर्ण यानी प्राकृतिक प्रकृति में कैसा उनका रख रखाव है, रहना रहन सहन है, उसके आधार पे भी बदलाव होती है, परिवर्तन होती है। समान वातावरणीय यानी वह वातावरण को चेंज नहीं कर सकती, एक समान वातावरणीय नहीं हो सकती सभी जीव, ठीक है। तो यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वह समान वातावरणीय सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ब्राउन, तीसरा फ्लेमिंग, चौथा मेंडल। तो आपको पता है कि जो कोशिका की खोज की थी वह सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, जबकि मेंडल ने क्या किया था? आनुवंशिकी की नींव डालने का कार्य किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मधुमक्खी के निवह की मधुमक्खी के निवह की सबसे छोटी मक्खी है? ऑप्शन है ड्रोन, सेकंड ऑप्शन रानी, थर्ड ऑप्शन श्रमिक, देन फोर्थ श्रमिक और ड्रोन। ठीक है, तो यहां पे मधुमक्खी के निवास की सबसे छोटी मक्खी जो होती है वह क्या होती है? ड्रोन होती है, रानी होती है, श्रमिक होती है, श्रमिक तथा ड्रोन होती है। तो यहाँ पे आपको बता दें ड्रोन सबसे बड़ी मक्खी होती है, रानी मधुमक्खी का इसमें कोई रानी मधुमक्खी ड्रोन के लगभग समान होती है, और श्रमिक जो मधुमक्खी होती है सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वह श्रमिक मधुमक्खी सही ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? क्वेश्चन है वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था? तो आपको पता है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, है ना?
तो गुणसूत्रीय सिद्धांत की बात हो रही है। 5वें चैप्टर में आपको बताया गया था कि क्रोमोसोम वाले गुणसूत्रीय सिद्धांत जो सबसे पहले अगर किसी ने देने का कार्य किया था तो वह बॉबेरी और सटन ने दिया था। तत्पश्चात नाइगेली और वाल्डेयर की बात आती है कि नाइगेलियो ने उसका वर्णन किया, नाइगेली ने उसको रूप दिया, वाल्डेयर ने उसका क्या किया, वर्णन किया। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वह बॉबेरी तथा सटन होगा। आंसर क्या होगा, बॉबेरी तथा सटन ने किया था। ठीक है, तो वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया था, तो बोवेरी तथा सटन ने किया था या फिर दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाख के कीट का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। इसके पहले भी मैं 2 सेट पहले इस चीज का बता चुका हूं। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम, लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए, नाम लिखिए। ठीक है, लाख के कीट का वैज्ञानिक नाम लिखिए। इससे क्या लाख तैयार किए जाते हैं, जैसे मैं बताया था कि छोटे छोटे ऐसे कण होते हैं भूमि में पाए जाने वाले जो लार्वा का सिक्रेशन करते हैं, जिससे लाख बनाई जाती है। पेड़ पौधों के वृक्षों में पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के जड़ों में पाए जाते हैं। तो इसका जो होगा टैकार्डिया, आंसर होगा टैकार्डिया। टैकार्डिया लैका, टैकार्डिया लैका इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, बायोगैस में घटकों के नाम लिखिए। जीवाश्म गैस जिसको कहते हैं, ठीक है, बायोगैस में, बायो गैस में घटकों का नाम लिखिए। यानी जीवाश्म गैस, बायोगैस किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि विभिन्न प्रकार की जो गैसें होती है, जैसे कार्बन से बने हुए CH4 मेथेन गैस हो जाएगा। यहां पे CH4 का मतलब क्या है, मेथेन गैस, ब्रैकेट में हम कर दे रहे हैं मेथेन गैस। उसके बाद से क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो मेथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2 गैस, मतलब H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, है ना। तो ये विभिन्न प्रकार की 2 घटकों का पूछा था, सॉरी, बायोगैस में घटकों के नाम लिखिए। घटकों की 2 नाम कर देते हैं, 2 नाम लिखिए। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाहित मल प्रदूषण क्या है। क्वेश्चन है, वाहित मल प्रदूषण क्या है। तो यहां पे मैं आंसर चूंकि दे नहीं सकता, बहुत बड़ा छोटा करके अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है ना, कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं से उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा क्या होना, विभिन्न प्रकार के जंतुओं से अपशिष्ट पदार्थों का वातावरण में आना और उससे तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के रोग को फैलना ही क्या कहलाता है, वाहित मल उपचार, सॉरी, वाहित मल प्रदूषण कहलाता है। ठीक है,
हमने क्या बताया कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं से उत्सर्जित विभिन्न प्रकार के जंतुओं से उत्सर्जित जैव प्रदूषकों से युक्त अपशिष्ट पदार्थों जैव प्रदूषकों से युक्त अपशिष्ट पदार्थों को वाहित मल कहा जाता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं से उत्सर्जित जैव प्रदूषकों से युक्त अपशिष्ट पदार्थों को ही क्या कहते हैं, वाहित मल कहा जाता है, जो कि बाहर इसको त्याग किया जाता है, बाहर लोग त्याग करते हैं, सॉरी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करने की प्रक्रिया, ये सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कृषि के जैव उर्वरकों का महत्व लिखिए। कृषि के जैव उर्वरकों का महत्व लिखिए। तो कृषि से संबंधित जिन जैविक खादों के बारे में उपयोग किया जाता है वह कृषि के जैव उर्वरक कहलाते हैं तथा इनके जो महत्व है, अधिक उत्पादन, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, महत्व पूछ रहा है तो यहां पे क्या कहते हैं, अधिक पैदावार लिख सकते हैं, अत्यधिक उत्पादन किस चीज की, तो फसलों की, अत्यधिक उत्पादन नस्ल की शुद्धिकरण आदि, और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं, हालांकि मैं दो ही लिखा हूं यहां पे। ठीक है ना, कृषि के जैव उर्वरकों के महत्व लिखिए। तो जैव उर्वरक के द्वारा ये क्या किया जाता है, अत्यधिक पैदावार किया जाता है, फसलों की सुधार की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इनके कार्य लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इसके कार्य लिखिए। तो प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है वह डीएनए के अंतर्गत पाई जाती है तथा यह डीएनए खंडों को क्या करता है, तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का कार्य करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग लेता है। ठीक है, तो ये हो सकता है, प्रोटीन संश्लेषण के आणविक कैंची का भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है बायोपायरेसी
पाइरेसी पर टिप्पणी लिखिए। बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखिए। तो बायोपायरेसी पे टिप्पणी लिखिए का मतलब क्या हुआ? बायोपायरेसी यानी जैविक, ठीक है, जैव उत्पादनों के बारे में, जैविक चीजों के बारे में, जैविक वस्तुओं के बारे में, पदार्थों के बारे में क्या करता हो? जब कोई मल्टीनेशनल कंपनियां यानी जब कोई दूसरा राष्ट्र यानी कोई दूसरी देश अपने मतलब हमारे भारत देश के जैविक पदार्थों को अपनाने का कार्य कर ले बिना किसी अनुमोदन के, बिना किसी अनुमति के, इस प्रक्रिया को हम बायोपायरेसी प्रक्रिया कहते हैं। हमने क्या बताया कि बायोपायरेसी जो होती है, मल्टीनेशनल कंपनियां, जब कोई मल्टीनेशनल कंपनियां बहुउद्देशीय, मल्टी का मतलब बहुउद्देशीय कंपनियां या कोई राष्ट्र बिना किसी अनुमोदन के उससे संबंधित लोगों के बारे में, है ना, लोगों के चीजों को क्या कर ले? अपना ले, ऐसी को हम क्या कहते हैं? बायोपायरेसी प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आनुवंशिक रूप से इसको क्या कर ले? अपना ले, है ना। जब कोई मल्टीनेशनल कंपनियां किसी दूसरे देश के पदार्थों को आनुवंशिक रूप से अपना ले, उसको हम क्या कह सकते हैं? बायोपायरेसी कहते हैं। जैसे मान लीजिए अमेरिका ने क्या किया था? हमारे देश में हल्दी पाई जाती है, सबसे पहले हमारे देश में हल्दी का उत्पादन किया गया था और अमेरिका ने उसको अपना लिया था, ठीक है, और अपना नाम दे दिया था कि यहाँ की ये हल्दी जो प्रजाति है वो अमेरिका देश की है, हालांकि यह भारत देश की प्रजाति होती है। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं? एक प्रकार की जैविक चोरी कहा जा सकता है कि एक प्रकार की जैविक संसाधनों की चोरी होती है इसमें, ठीक है, बायोपायरेसी प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता का तप्त स्थल क्या है? जैव विविधता का तप्त स्थल क्या है? जैव विविधता का तप्त स्थल क्या है? भारत में कितने तप्त स्थल हैं? भारत में कितने तप्त स्थल हैं? भारत में कितने तप्त स्थल हैं? इसके नाम लिखिए। इसके नाम लिखिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या है ना? जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? भारत में कितने तप्त स्थल हैं और उनके नाम लिखिए। तो यहां पे देखिए, जैव विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट यानी, और हॉट स्पॉट अभी आप कोरोना से बेहतर जान नहीं सकते हो, है ना। कोरोना में क्या किया था? छोटे छोटे जोन को वर्गीकृत किया जा रहा था, हॉट स्पॉट बनाया जा रहा था। कैसे? तो जीवों की यानी विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न क्षेत्रों में जैविक विविधता के आधार पर उनके जीवों के समूहों के आधार पर वर्गीकृत करना, यानी अलग अलग समूहों में रखना। ठीक है, विश्व के कुछ क्षेत्रों में क्या होते हैं? प्रजातियों की अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। विश्व की अगर कुछ क्षेत्र की बात करें तो प्रजातियों की कुछ विभिन्न क्षेत्र पाई जाती हैं जहां पे उनके रहने योग्य, है ना, आवास से संबंधित जिसका गंभीर संकट बना रहता है। आवास से संबंधित क्या होता है? गंभीर संकट बना रहता है। जैव तप्त स्थल कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहलाते हैं, हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। और इसमें जो मुख्य क्षेत्र है वह इंडो बर्मा क्षेत्र है, सुंडालैंड, ठीक है ना, भारत का इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड क्षेत्र और पश्चिमी घाट क्षेत्र होते हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र होते हैं। पुनः हम एक बार रिपीट कर रहे हैं।
कि भारत विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जैव विविधता का स्थल क्या होता है, यानी विभिन्न जीवों के जैव विविधता कुछ क्षेत्रों में पाई जाने वाली भारत से संबंधित जो भी जीव होते हैं जिनकी निवास स्थान की खतरा बनी रहती है, वही क्या कहलाती है, जैव विविधता का तत्व स्थल प्रक्रिया कहलाती है, जहां पे हमेशा जीवों के लिए खतरा बना रहता है निवास स्थान के लिए। ठीक है ना। तो ये भारत का कौन कौन सा क्षेत्र है, तो इंडो बर्मा क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र और सुंडरलैंड क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, और अगले पार्ट में अब 2018 के मैं सेट 5वीं के बारे में आपको बताऊंगा, तत्पश्चात 2017 को स्टार्ट किया जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, जो लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं उनको अधिक से अधिक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।